Welcome, my dear students. Now we are starting question number 31 of plus 1 class physics subject of unit number 2. What do you mean by resolution of a vector? Prove its uniqueness property. So what is a resolution of vector? The process of splitting of a vector into two or more vectors is called resolution of a vector. किसी भी वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहते हैं. द रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ द वेक्टर आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर. स्प्लिट करके जो हमें रिजॉल्व्ड पार्ट मिलते हैं वेक्टर के, उन्हें हम लोग उस वेक्टर के कंपोनेंट्स कहते हैं. द नेट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ components of the vector is same to that of vector which is resolved. रिजॉल्व करके जो कंपोनेंट्स मिलते हैं उन दोनों का या दो से अधिक जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उन सब का कंबाइन इफेक्ट जो है वो रिजॉल्व्ड वेक्टर के इक्वल होता है. ठीक है. ओके, सो आई होप आपको ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ आया होगा. जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है, कोई वेक्टर ए, और इसके हम लोग दो डिफरेंट वेक्टर्स बना देते हैं. फर्स्ट वेक्टर स्मॉल ए, सेकंड वेक्टर स्मॉल बी. दीज टू वेक्टर्स आर सच दैट कि इन दोनों का नेट इफेक्ट और इस वेक्टर का इफेक्ट सेम है, तो हम इन दोनों को इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कहेंगे. वी शैल नेम देम एज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए. ठीक है. यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हैं वो इस तरह से स्प्लिट किए गए, वेक्टर ए से स्प्लिट करके बनाए गए हैं कि इन दोनों का इफेक्ट इस अकेले वेक्टर ए के इक्वल है. तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर कहेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर कहेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस कंसीडर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वी इनटू टू वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए एंड बी. सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है v और इसे हमने रिजॉल्व करना है दो गिवन वेक्टर्स, वेक्टर a और वेक्टर b की डायरेक्शन में. मीन्स हमें वेक्टर b को रिजॉल्व करके टू डिफरेंट वेक्टर्स बनाने हैं जिनमें से एक इस वेक्टर के अलोंग होगा, दूसरा इसके अलोंग होगा. मीन डायरेक्शन इन दोनों की होगी, लेकिन उन रिजॉल्व करके जो हमें मिलेगा उसका नेट इफेक्ट इसके इक्वल होना चाहिए. तुम कैसे करेंगे? देखो, हम लोग सेम वेक्टर v यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. अब हम फर्स्ट वेक्टर a जो है उसके पैरेलल लाइन लगाते हैं. ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर v से, और वेक्टर b के पैरेलल हम लोग वेक्टर v के टिप से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि इसके पैरेलल हमने ये लाइन बनाई है और इस वेक्टर के पैरेलल हम लोगों ने ये लाइन बनाई है. ठीक है. तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को o, l और m नाम देता हूं तो यहाँ पर मेरा जो o m वेक्टर है वो v वेक्टर हो जाएगा बच्चों. ठीक है. अब मैं इस o l को यहाँ पर वेक्टर बना देता हूं तो ये मेरा o l वेक्टर हो गया. ठीक है. अब इस o l वेक्टर की डायरेक्शन आपके वेक्टर a की डायरेक्शन के बराबर है, लेकिन हम इसको इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है और इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है. तो मान लेते हैं इनके मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस है दैट कैन बी इक्वेटेड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर m. ठीक है. मतलब हम मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर a से m टाइम्स ज़्यादा है. उसी प्रकार अगर मैं इसको भी वेक्टर बना लेता हूँ lm को, तो
LM वेक्टर और वेक्टर B की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन LM का मैग्नीट्यूड वेक्टर B से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि इट इज़ n टाइम्स दैट ऑफ दिस। ये चीज़ आपको ज़्यादा समझना है ये टॉपिक, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब हम ट्राइंगल OLM में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि OL वेक्टर और LM वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं और V वेक्टर जो है वो सेम ऑर्डर में है, नॉट इन द सेम डायरेक्शन बट इन द सेम ऑर्डर। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ऑपोजिट डायरेक्शन का जो वेक्टर होता है V, दैट विल बी इक्वल टू OL वेक्टर प्लस LM वेक्टर। ठीक है, बट OL वेक्टर क्या है आपका MA वेक्टर एंड LM वेक्टर क्या है आपका NB वेक्टर। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने वेक्टर B को दो डिफरेंट वेक्टर्स के सम की फॉर्म में लिख दिया है। मीन्स दिस वेक्टर V इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वेक्टर प्लस सम ऑफ दिस वेक्टर। दैट मीन्स दीज टू आर द स्प्लिटेड पार्ट्स ऑफ द दिस वेक्टर। हम लोग रिजॉल्व्ड कंपोनेंट, we shall name it as resolved component of वेक्टर V। ठीक है, ये V वेक्टर के रिजॉल्व कंपोनेंट होंगे, जिसका पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। मतलब पहला कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। इसमें से फर्स्ट कंपोनेंट गिवन वेक्टर A की डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर गिवन वेक्टर B की डायरेक्शन में है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है टू प्रूव यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन। यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या है बच्चों? यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन का मीनिंग है कि जो हम लोगों ने वेक्टर V के रिजॉल्व्ड कंपोनेंट बनाए किन्हीं टू गिवन वेक्टर्स की डायरेक्शन में, वो यूनिक होते हैं। यूनिक मीन्स उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता, मीन्स रिजोल्यूशन उसी पार्ट में होगा। लेट अस सपोज दैट कि हम लोगों के पास कोई और कंपोनेंट्स भी हैं वेक्टर A और वेक्टर B की डायरेक्शन में, जो कि m डैश टाइम्स और n डैश टाइम्स हैं। मीन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। डायरेक्शन सेम है लेकिन वेक्टर्स से डिफरेंट हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों सेम हैं। ठीक है, तो अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो इन दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट साइड सेम है, तो इनका राइट साइड भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर शुड बी इज इक्वल टू M डैश A वेक्टर प्लस N डैश B वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वेक्टर A को एक तरफ कोलेक्ट कर लेते हैं, MA वेक्टर माइनस M डैश A वेक्टर, और वेक्टर B को अदर साइड एक साथ रख लेते हैं। वेक्टर A कॉमन हो गया यहाँ पर, वेक्टर A को कॉमन करेंगे तो यहाँ से M आ जाएगा और यहाँ से M डैश आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू B वेक्टर को कॉमन करेंगे तो यहाँ से N डैश माइनस N रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन कब ट्रू होगी। इस इक्वेशन के ट्रू होने के लिए या तो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि M और M डैश डिफरेंट हैं तो N डैश और N डैश भी डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट टर्म्स दोनों इक्वेशन के दोनों साइड सेम नहीं हो सकती। तो या तो ये टर्म और ये जीरो होनी चाहिए, बट A डैश एंड B डैश नॉट इक्वल टू जीरो। ना तो A डैश जीरो के इक्वल, ना तो वेक्टर A जीरो के इक्वल है,
ना ही वेक्टर बी 0 के इक्वल है। ठीक है, अब ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, बट ये दोनों टर्म्स लेफ्ट और राइट साइड की इक्वल हैं, तो ये तभी इक्वल होंगी इफ m माइनस m डैश 0 है या फिर n डैश माइनस n भी 0 है। दोनों 0 होने चाहिए। और अगर m माइनस m डैश 0 है तो इसका मतलब m इज इक्वल टू m डैश होना चाहिए और इसका मतलब n डैश इक्वल टू n होना चाहिए। इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में m और m डैश डिफरेंट सपोज किया था, n और n डैश को डिफरेंट सपोज किया था, वो लास्ट में हमारे पास प्रूव होके आया कि वो दोनों सेम ही हैं, तभी रिजोल्यूशन हो पाएगी। इसका मतलब कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है वो यूनिक होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 32 रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की जाएगी।